पुस्तक का नाम दहेज एक कुरीति ऑडियो 4। शीर्षक है दहेज का कुचक्र अंततः भयानक विपत्ति उत्पन्न करेगा। दहेज का लालच, उसके कारण कन्या पक्ष पर बढ़ता आर्थिक दबाव। इस दबाव के कारण कन्या जन्म को दुर्भाग्य का सूचक माना जाना, उनकी उपेक्षा होना, इस उपेक्षा के कारण लड़कियों का मनोबल टूटना, साथ ही उनका अल्प शिक्षित, उपेक्षित, तिरस्कृत रहकर व्यक्तित्व की दृष्टि से अविकसित रह जाना। अविकसित व्यक्तित्व वाली नारी द्वारा गृह संचालन में, परिवार सुव्यवस्था में समुचित योगदान दे सकने की भूमिका न निभाना, अपनी प्रतिभा विकसित न कर पाना, फलस्वरूप समाज के आधे अंश को पक्षाघात पीड़ित की तरह बने रहना एक पूरा कुचक्र है, जिसके कारण समूचे राष्ट्र को भयावह हानि उठानी पड़ती है। दहेज की बढ़ी चढ़ी राशि एकत्रित करने के लिए हर हिंदू परिवार को कुछ ऐसे उपाय अपनाने पड़ते हैं जिनसे व्यक्ति और समाज का सब प्रकार अहित ही अहित है। ईमानदार व्यक्ति बचत करता है, परिवार के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा आदि में कटौती करके विवाह के लिए बचाता है। इससे वह परिवार क्रमशः अधिकाधिक दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय बनता चला जाता है। इतने पर भी यदि कई कन्याएं हुई तो उनके विवाहों में धन जुटाने के लिए घर के जेवर, बर्तन, खेत, पशु आदि के रूप में जो जमा पूंजी है उसे बेच डालने के लिए विवश होना पड़ता है। जो व्यापार करते हैं वे चालू पूंजी को निकाल लेते हैं और बेरोजगार हो जाने का दुर्दिन देखते हैं। अपने देश में अर्थ उपार्जन के ऐसे साधन नहीं हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति ईमानदार रहते हुए गुजारा करने के अतिरिक्त शादियों के लिए भी आवश्यक प्रचुर धन जुटा सके। महंगाई, बढ़े हुए परिवार तथा उनके सामान्य निर्वाह जैसी अनिवार्य आवश्यकता ही इतनी हो जाती है कि उनका संतुलन बैठाना कठिन पड़ता है। फिर उतना धन कहाँ से जुटे जिसकी की प्रचलन के अनुसार आवश्यकता पड़ती है। ऋण कोई क्यों दे? देने वाला देखता है कि शादी के बाद जब निर्वाह के लिए ही लाले पड़ जाते हैं तो कर्ज की वापसी कैसे होगी। ऐसी दशा में मित्र संबंधियों में से कोई कर्ज भी नहीं देता, सहानुभूति दिखाकर या बहाने बनाकर मुंह मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार कुछ कर्ज मिल भी गया तो उसकी वापसी संभव नहीं होती और सदा लज्जा से सिर झुकाए रहना पड़ता है। इस प्रकार लड़की की शादी एक प्रकार से पितृ पक्ष के लिए बर्बादी का कारण बनती है। जिन्हें ईमानदारी के प्रति निष्ठा है या बेईमानी का शऊर अवसर नहीं है, उन्हें इस दयनीय स्थिति में रहना पड़ता है। कन्या बड़ी होती जाने पर चिंता बढ़ती है और उन्हें क्रूर के हाथों सुपुर्द करके जिंदगी भर के लिए दुख, दारिद्र्य में आंसू बहाते हुए दिन गुजारना पड़ता है। इससे अन्य प्रकार के उपाय के लिए जो चतुर या प्रतिभाशाली हैं वे बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। सरकारी कर्मचारी हो तो रिश्वत का उपाय निकालते हैं। व्यापारी मिलावट व नकली माल, नाप तौल में गड़बड़ करने जैसे रास्ते निकाल लेते हैं। उदंड लोग चोरी, उठाईगिरी पर उतर आते हैं। दुस्साहसी बड़े अपराध करते हैं और डकैती, हत्या जैसी योजनाएं बनाते हैं। इस कुचक्र में न केवल वैयक्तिक चरित्र चिंतन का विनाश होता है, वरन परिवार की सुव्यवस्था बिगड़ने तथा समाज में अनेकानेक विग्रह उत्पन्न होने का माहौल बनता है। देखने में उपेक्षणीय, कौतूहल जैसी लगने वाली विवाह शादी की रस्म रिवाज अभ्यस्त ढर्रे के कारण साधारण सी लगती हैं, पर इसके दुष्परिणामों को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह किसी सर्वभक्षी भयानक विपत्ति से किसी प्रकार कम नहीं है। उसे इसी रूप में चलने दिया गया होता तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले संकट से समूचे समाज को भयानक त्रास सहना पड़ता। भारतीय समाज के अनुसार एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि देश भर में दहेज प्रचलन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और नववधुओं को पीड़ित करने या जलाकर मार डालने में बढ़ोतरी होती जा रही है। विभिन्न स्थानों पर जाकर पता लगाने से ज्ञात हुआ कि समाज के सभी धर्म, संप्रदाय, वर्ग और समुदायों में दहेज प्रथा का प्रचलन हो चुका है। जहां पहले नहीं था वहां भी आरंभ हुआ है। यूनाइटेड न्यूज एजेंसी के अनुसार राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि दहेज के कारण मध्य प्रदेश में एक दिन में कम से कम 2 महिलाएं आत्महत्या करती हैं और 1 महिला को मार दिया जाता है, परंतु पुलिस इस दहेज संबंध कभी कभी ही मानती है।
अन्यथा इन्हें घरेलू झगड़े के रूप में दर्ज करती है। पूरे राज्य में 1980, 81 और 82 में केवल एक केस दहेज संबंधी दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यह सिफारिश की गई कि विवाहित जीवन के 5 वर्षों तक पत्नी को सताने एवं दाम्पत्य अधिकारों से वंचित करने पर उसे दहेज अपराध का शिकार माना जाए तथा दहेज निषेध कानून 1961 में संशोधन करके दहेज से संबद्ध अपराधियों को 2 वर्ष की जेल तथा अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाए। यूं दहेज विरोधी कानून भारत में कई वर्षों से प्रचलित हैं, पर उनका स्वरूप एवं उपयोग ऐसा है जिससे मात्र वातावरण बनाने जैसा प्रचारात्मक प्रयोजन सदा है। कुछ ऐसा नहीं बन पड़ा जिससे उस आधार पर कोई प्रभावी रोकथाम संभव हो सके। अब प्रांतीय सरकारों का ध्यान इस ओर गया है। वे अपने अपने क्षेत्र में कुछ कड़ाई बरतने की बात सोचने और कानून बनाने लगे हैं। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का सराहनीय उदाहरण सामने है। संभव है इससे उस तूफानी विनाश लीला पर कुछ नियंत्रण लगे। यदि सचमुच ही सरकार प्रयत्न इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के मूड में है तो उन्हें दक्षिण कोरिया से शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे अनुबंध लगाने चाहिए जिससे किसी के लिए भी इस प्रथा को अपनाने और खर्चीली शादियां करने का अवसर ना मिले। दक्षिण कोरिया के सामाजिक मामले से संबंधित विभाग ने दहेज की रोकथाम के लिए सरकारी कानून में कठोर प्रावधान किए। पूरे विवाह की रस्म रिवाज में $300 खर्च की सीमा बांध दी गई। इसके उल्लंघन करने पर 1 वर्ष के कारागार की सजा और $500 का जुर्माना तक किया गया। प्रदर्शन में फूलों का हार और गुलदस्ते की अनुमति प्रदान की गई। वहाँ बड़ी बड़ी दावतों और प्रीति भोज पर भी प्रतिबंध है। उनका कहना है कि देश गरीबी के कगार से गुजर रहा है, अतः सभी देशवासियों को सादा जीवन और चिर पुरातन परंपरा का अनुशीलन करना ही मानवीय हितों की रक्षा का द्योतक है, तड़क भड़क नहीं। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया कि विवाह में दोनों पक्ष जितना सामान खरीदें उसका हिसाब सरकार को प्रस्तुत करें। वस्तुतः यह सामाजिक प्रचलन का प्रश्न होने के कारण सुधार का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आता है जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त या मूर्धन्य है। पिछले दिनों जातीय पंचायतों का संगठन था, अब ग्राम पंचायतों के रूप में उनका परिवर्तन हुआ है। जहां तहां जातीय संगठन भी नए रूप में बने हैं। कुछ समाज सेवियों का व्यक्तिगत प्रभाव भी अपने क्षेत्र में होता है। इस समुची क्षमता का उपयोग समाज सुधार के निमित्त लगना चाहिए। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। सरकार पर अवलंबित रहकर लाभ लेने की बात सोचना ही पर्याप्त नहीं है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी समझा जाना चाहिए कि जनसंपर्क में रहने वाले उदारमना लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे प्रस्तुत कुरीतियों के प्रति असहयोग, विरोध का आक्रोश उभर सके। अपने देश में जाति पातिगत ऊंच नीच प्रथा, पर्दा प्रथा, नर नारी असमानता, भिक्षा व्यवसाय, अंधविश्वास, नशेबाजी आदि कितनी ही कुरीतियां प्रचलित हैं। इन सबके विरुद्ध सुधारात्मक आंदोलन उसी स्तर पर छिड़ना चाहिए जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय छिड़ा था। उपरोक्त कुरीतियां बहुत अधिक त्रासदायक हैं। सबसे अधिक त्रासदायक, अनैतिक और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा देने में प्रमुख कुरीति है दहेज प्रथा, खर्चीली शादियों की परंपरा। इससे जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना ही अच्छा है। अन्यथा जिस प्रकार अग्निकांड एक छप्पर से आरंभ होकर समूचे गांव को जला देता है, उसी प्रकार यह कुप्रथा हमारे सामाजिक जीवन में अनेकानेक विकृतियां बढ़ाती चली जाएगी। यह निश्चित है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध हर क्षेत्र में आक्रोश उमड़ रहा है। अच्छा हो उसे सही नेतृत्व में सही ढंग से सही परिणाम तक पहुंचने की दिशा दी जाए और ऐसे विग्रह उत्पन्न करने से बचा जाए जो बांध टूटने पर नए स्तर के संकट खड़े करेंगे। उदाहरण के लिए बिहार प्रांत में एक ऐसे विद्रोह का परिचय मिला जिसे अराजकता की संज्ञा दी जा सकती है। बिहार के कुछ जिलों में बंदूक की नोक पर शादियां जोर पकड़ती जा रही हैं। दहेज देने में असमर्थ माँ बाप मनपसंद वर का अपहरण कर लेते हैं और उसे परंपरागत वेदोक्त विधि से विवाह बंधन में बंधने पर मजबूर करते हैं। इस प्रकार के क्रियाकृत्य मुंगेर एवं निकटवर्ती जिले में बड़ी तेजी से बढ़े।
यूएनआई के एक संवाददाता को स्थानीय विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अब तक इस प्रकार की सहस्त्रों शादियां मुंगेर एवं आसपास के जिलों में संपन्न हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में अनेक दल क्रियारत हैं। कन्या के माता पिता को इस दल को केवल इतना बताना पड़ता है कि उन्हें कैसा और कितनी योग्यता का वर चाहिए। बाद की जिम्मेदारी उस दल की होती है। वह अभिष्ट योग्यता वाले वर की तलाश में लग जाता है और उपयुक्त वर मिलते ही उसका अपहरण कर लेता है। फिर उसे पूर्व निश्चित स्थान पर लाया जाता है जहां विवाह का सारा सरंजाम पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ पर वर वधू की वेदोक्त रीति से शादी कर दी जाती है। इंजीनियरिंग के छात्र ज्योति मिश्रा का मुंगेर शहर में उस वक्त अपहरण कर लिया गया जब उसके माँ बाप ने दहेज के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। बाद में उस ज्योति मिश्रा का विवाह स्थानीय पत्रकार की लड़की से पिस्तौल दिखाकर कर दिया गया। 17 वर्षीय विपिन कुमार एक दिन जमालपुर मुंगेर के एक सिनेमा घर में सिनेमा देख रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे बाहर इंतजार करती कार में जबरदस्ती ला बैठाया और समीपवर्ती गांव ले गए जहां उसकी शादी कर दी गई। 20 वर्षीय जयनंदन कुमार मुंगेर में एक विवाह समारोह में सम्मिलित था। इसी मध्य कुछ बदमाश उसे पिस्तौल दिखाकर निकटवर्ती घर में ले गए और उसका विवाह कर दिया गया। बेलन बाजार मुंगेर निवासी छात्र अंजन कुमार एक दिन जब कॉलेज से लौट रहा था तो कुछ छात्र गुंडों ने उसे रास्ते में उठाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी और साएं जब घर लौटा तो वह सपत्नीक लौटा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एक तृतीय ग्रेड कर्मचारी दहेज में 25 से 50 हजार रुपए की मांग करता है, जबकि प्रथम ग्रेड का डॉक्टर, इंजीनियर अथवा अफसर कम से कम 1 लाख या इससे कहीं अधिक का प्रस्ताव रखता है। इस मांग के विरुद्ध कोई चारा ना बन पड़ने पर यदि इस प्रकार का विद्रोह फूटे तो उसे परिस्थितियों की विवशता ही कहा जाएगा। दहेज के रूप में बढ़ते नारी उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रकृति ने एक नया रास्ता अपनाया है। उसने लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटाने सिकोड़ने का कदम आरंभ किया है। जन्म दर के हिसाब से अब लड़कियां कम और लड़के अधिक पैदा होने लगे हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो स्त्रियों का अकाल पड़ जाएगा और पुरुषों को उन्हें प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के स्वयंवर जैसी तैयारी करनी और योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। तब हो सकता है पति को ही पत्नी प्राप्त करने के लिए दहेज की मोटी रकम देनी पड़े और पितृगृह छोड़कर पत्नी के पिता यहाँ उसी तरह मेहनत मजदूरी करने जाना पड़े जैसा कि इन दिनों पत्नी को पति के घर रहने को विवश होना पड़ता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या 84,39,30,861 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 43,75,97,929 है और महिलाओं की संख्या 40,63,32,932 है। इस जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात है, जबकि 1981 में यह अनुपात घटा है। इस प्रकार 1991 में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात घटा है। यह प्रवृत्ति वर्ष 1901 से लगातार देखने को मिल रही है। 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर जहां महिलाओं की संख्या 972 थी, वहीं यह निरंतर घटते घटते अब 929 पर पहुंच गई है। आंकड़े बताते हैं कि जहां नर की औसत आयु बढ़ती जा रही है, वहीं संत्रस्त, उद्विग्न, खिन्न, तिरस्कृत नारी अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खोती और जिंदगी के दिन घटाती जा रही है। यदि क्रम यही चला तो पुरुष समुदाय पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो संख्या की दृष्टि से स्त्रियां घट रही हैं, ऊपर से उनका आयुष्य भी क्षीण हो रहा है। इन दोनों कारणों का प्रतिफल यह एक ही होगा कि नर को नारी की सेवा का लाभ उठाने का न्यूनतम अवसर मिले और जो अधिक सुयोग्य हो मात्र उन्हीं को विवाह का अवसर प्राप्त हो, शेष को कुमार या विधुर रहकर जिंदगी गुजारनी पड़े। प्रकृति की यह दंड व्यवस्था कितनी भारी पड़ेगी, इसका भी आज के दहेज के लोभियों को विचार करना। अगला शीर्षक है, जब लड़के कुंवारे रहेंगे।
यूं तो नर नारी की समानता की चर्चा हर समझदार व्यक्ति धड़ल्ले से करता है। भेदभाव की प्रवृत्ति की धज्जियां वाणी से हर कोई उड़ाता है। संबंधित विषय पर उत्तेजक लेख भी पत्र पत्रिकाओं में आए दिन छपते रहते हैं। नारी के उत्पीड़न की भर्त्सना भी की जाती है, पर थोड़े से ही व्यक्ति होंगे जो मन और हृदय से नारी को समान मानते, समानता का दर्जा देते हैं। अन्यथा अधिकांश के स्वर तो वाणी अथवा लेखनी तक सीमित हैं। सचमुच ही पुरुष की तरह उनकी गरिमा को स्वीकारा गया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। बहुचर्चित दहेज प्रथा का कलन कभी का समाप्त हो गया होता तथा अत्याचार की जलने जलाने मारने की घटनाएं सामने नहीं आती, जो कि समाचार पत्रों के लिए एक आम बात हो गई हैं। एक को वरिष्ठ, दूसरे को कनिष्ठ, एक को श्रेष्ठ, दूसरे को निकृष्ट मानने की दुष्प्रवृत्ति अपनी जड़ें जनमानस में कितनी गहराई तक जमाए हुए हैं, इसका पता उस समय लगता है जब शिशु का जन्म होता है। लड़का जन्मते ही परिवार में खुशियों की ऐसी लहर दौड़ पड़ती है जैसे कि कहीं का राज्य हाथ लग गया हो, और उस समय लगता है जब शिशु का सांप सूंघ जाने, काठ मार जाने अथवा किसी के मरने जैसा मायूस दृश्य उस समय दृष्टिगोचर होने लगता है जब दुर्भाग्य से किसी मासूम कन्या का जन्म होता है। उस विडंबना पर भी कम आश्चर्य नहीं होता कि नारियां स्वयं भी ऐसी मनोभूमि से मुक्त नहीं होती तथा पुरुष की उस अनैतिक आकांक्षा का समर्थन करती हैं, उनकी हामी भरती हैं। उनकी भी रोनी सूरत कन्या जन्म के समय देखते बनती है। न जाने किन कारणों से भेदभाव की यह दुष्प्रवृत्ति पनपी और प्रश्रय पाती चली गई। पिंडदान द्वारा स्वर्ग पाने तथा बुढ़ापे में संरक्षण पाने की मान्यता में भी अब कोई दम नहीं रहा। कितने युवक माता पिता की वृद्धावस्था में सहारा बनते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। अपवाद की बात अलग है, जो जीवन पर्यंत अभिभावकों के ऋण को भूलते नहीं, मन एवं अंतःकरण से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लोक मर्यादा के भय से भी कुछ युवक अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते देखे गए हैं। पक्षपात रहित होकर सचमुच ही खोजबीन की जाए तो सेवा के क्षेत्र में लड़कियां कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। पिता के घर जब तक रहती हैं, पूरी श्रद्धा के साथ सबकी सेवा करती हैं। ससुराल पहुंचने पर तो यह प्रक्रिया और भी प्रखर हो जाती है, पर उस कृतज्ञता का भी क्या कहा जाए कि समाज ने उनकी अमूल्य सेवाओं को नजरअंदाज करके उन्हें दूसरी श्रेणी का दर्जा दे डाला। उन्हें पुरुष जैसा सम्मान आज तक नहीं मिल सका। घर में लड़के का ही जन्म हो, लड़की का नहीं, यह आकांक्षा अनैतिक तथा अव्यावहारिक दोनों ही है। अनैतिक इस दृष्टि से कि मात्र लिंग भेद के कारण एक को हे निकृष्ट समझना अमानवीय है। अव्यावहारिक इस दृष्टि से कि प्रकृति की कुछ व्यवस्था ही ऐसी है कि वह संतुलन को महत्व दे। नर मादा का अनुपात समान बना रहने से ही सृष्टि की प्रक्रिया सही ढंग से चलती रह सकती है। वैसी ही यह प्रेरणा देती तथा कुछ व्यवस्था भी बनाती है कि संतुलन में क्यों व्यतिरेक न हो। सभी प्राणी समुदाय के साथ उसका यह नियम लागू होता है। मनुष्य तो सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान होते हुए भी वह ऐसी अपेक्षा क्यों करता है कि उस संतुलन में व्यतिरेक आए, लड़की का जन्म ही ना हो, लड़के ही जन्मते रहें? ऐसा संभव भी नहीं है। किसी व्यतिरेक द्वारा यदि ऐसा संभव हो भी जाता तो हर दृष्टि से समाज के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। ऐसी संभावना से कितनी ही समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें पहली है विवाह की समस्या। लड़कियों का अनुपात जलाने मारने आदि के कारण वैसे ही कम हो गया है। किसी कारण और भी कम हो जाए तो कितने ही व्यक्तियों को जीवन पर्यंत कुंवारा रहना पड़े। मानवीय आकांक्षाओं में सहचरी का संबल पाने, घर बसाने की आकांक्षा सबसे प्रमुख है। प्रकृति की कुछ प्रेरणा भी ऐसी है कि वह नर नारी के बीच एक सहज आकर्षण पैदा किए रहती है। न केवल मनुष्य बल्कि दूसरे जीव तथा साथी ढूंढते घरौंदा बनाकर रहते देखे गए हैं। अजायब घरों, म्यूजियमों आदि में जीव जंतु को वह स्वतंत्रता नहीं रहती कि मन चाहे ढंग से साथी ढूंढ ले, पर उनके लिए भी जोड़े ढूंढे जाते हैं। संबद्ध अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि नर मादा का यथासंभव युग्म बना रहे। ऐसा ना होने पर वे उत्पात मचाते, अशांत
अव्यग्र तथा उत्तेजित देखे जाते हैं। ऐसी ही कुछ बात मनुष्य के साथ भी है। अन्य जीवों की तुलना में उसका परस्पर भिन्न लिंग के प्रति आकर्षण और भी प्रबल होता है। मनुष्येतर जीव तो मात्र प्रकृति की सहज प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर एक दूसरे के निकट आते हैं, पर मनुष्य के साथ बात तो उतने तक सीमित नहीं है। उसकी स्वयं की मौलिक आकांक्षाएं भी हैं। प्रकृति प्रदत्त नारी सौंदर्य उसे अन्य जीवों की तुलना में कहीं अधिक ही आकर्षित करता है। उस सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति गीतों, काव्यों, रचनाओं के विभिन्न रूपों में प्राचीन काल से ही होती चली आ रही है। सन्यासियों, विरक्तों की बात अलग है, जो एकांकी भी अपना काम चला लेते हैं। माता के गर्भ से जन्मने तथा पोषण पाने के अतिरिक्त उन्हें नारी सहयोग की निज के कार्यों के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु शेष सभी के लिए नारी का योगदान जरूरी है। ऐसे विरक्त सन्यासी तो उंगली पर गिने जितनी संख्या के होंगे, जो तन मन से उस उदात्त भावना को परिपोषित कर रहे होंगे, पर वैसी मनः स्थिति तो सहज ही हर व्यक्ति की नहीं हो सकती। यदि हो जाती है तो सचमुच ही यह युग की एक ऐतिहासिक तथा क्रांतिकारी घटना होगी, पर वैसी कुछ संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। नारी के बिना समाज का क्रियाकलाप नहीं चल सकता। मात्र सहचरी के रूप में उसकी भूमिका नहीं है, वह पीढ़ियों की सृष्टा भी है। जन्म देने की भूमिका ना निभाए तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। लड़कियों का जन्म ना हो तो अगली पीढ़ी को कौन जन्म देगा? तब तो नर नारी में से कोई भी पीढ़ी अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। विज्ञान जगत के जितने भी आविष्कार हुए हैं, वे सम्मिलित रूप से भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना सकते कि प्रकृति की यह सनातन व्यवस्था यथावत चलती रहे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के तथाकथित प्रयोग भी ऐसी हालत में मात्र बचकानी खिलवाड़ बनकर रह जाएंगे। यह मान्यता भी बीते जमाने की बात हुई कि पुरुष नारियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान तथा अधिक कुशल, अधिक पुरुषार्थी होता है। उसका वर्चस्व भी तभी तक कायम था जब तक कि नारियां घर की चार दीवारी के भीतर कैद रहती थी, घूंघट मारे चूल्हे चौके बच्चों के पालन पोषण तक सीमित रहती थी। युग के बदलते करवट ने उन्हें उस दायरे को तोड़कर बाहर निकलने के लिए बाध्य किया है। घूंघट को भी उनने पिछड़ेपन का चिन्ह मानकर घर के एक कोने में निकाल कर रखना शुरू कर दिया है। वे हर क्षेत्र में, हर कार्य में पुरुष की बराबरी कर रही हैं। बराबरी ही नहीं बल्कि अपनी अधिक कुशलता का परिचय देते हुए प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। अब तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि वे हर क्षेत्र का संचालन करने में पूर्णतः सक्षम हैं। अपनी शांत सौम्य प्रकृति तथा एकाग्र मनोवृत्ति के कारण वे असाधारण सफलता प्राप्त कर रही हैं। कुछ क्षेत्र तो उनके लिए पहले से ही सुरक्षित हैं। अन्यायों में भी वह स्थिति बनती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की भूमिका को सदियों से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति होने के कारण इस क्षेत्र पर उनका ही एकाधिकार रहा है। पुरुष के भीतर वैसी संवेदना नहीं होती। वह पीड़ा से छटपटाते व्यक्ति की वेदना को उसी रूप में अनुभव कर सके तथा अपनी सेवाएं और मीठे बोल से उस पर मरहम लगा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर वह क्षेत्र नारियों के जिम्मे सौंपा गया है। विमान सेवाओं में सेवा, परिचर्या, जनसंपर्क के दायित्व भी महिलाओं के जिम्मे हैं। सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न सेवाओं में बढ़ते हुए हड़तालों, कामचोरी की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुभव किया जा रहा है कि क्यों नहीं उन्हें भी नारियों के जिम्मे ही सौंप दिया जाए। अगले दिनों यदि ऐसा होता है तो कुछ विशेष आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विदेशों में तो संचार सेवाओं में महिलाएं छाती जा रही हैं। वाणी की मधुरता तथा शांत प्रकृति के कारण जनसंपर्क का कार्य जिस कुशलता से वे संपन्न कर सकती हैं, वह पुरुष वर्ग से संभव नहीं है। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत सेवाओं में उनके बढ़ते हुए प्रभुत्व को सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। सेना, पुलिस, गुप्तचर विभाग,
चरम पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं। पिछले दिनों तक यह विश्वास चलता रहा था कि मात्र पुरुष ही उन मोर्चे को संभाल सकता है, पर वह मान्यता भी अब टूटती नजर आने लगी है। इन क्षेत्रों में भी नारी समुदाय का प्रवेश होने लगा है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगतिशील देशों में वे पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही हैं। जहां कहीं भी उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, वे बेधड़क बढ़ती जा रही हैं। अवसर मिल सके तो वे अपनी विशिष्टता का परिचय सप्रमाण प्रस्तुत कर सकती हैं तथा सदियों से चली आ रही उस सड़ी गली रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ सकती हैं, जिसमें उन्हें अबला अक्षम कहकर उनके विकास को में अवरोध खड़ा किया जाता रहा है। समय एवं समाज की इस विडंबना को क्या कहा जाए कि उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद भी अपने समाज में नारी समानता का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त कर सकी। वे कारण कौन से हैं जिनके रहते नारी को अपने सहज मानवीय अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है? ऐसे कौन से असमंजस हैं जिन्हें दूर करते नहीं बन पा रहा है? गंभीरता से विचार करने पर निष्कर्ष मात्र यह निकलता है कि पूर्वाग्रही मान्यताओं की जड़ें मन में गहरी होने जैसे मनोवैज्ञानिक कारण के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। अल्पसंख्यक स्थिति में पहुंचने तथा उनके अनुपात में कमी होने से समाज में भयंकर अव्यवस्था फैलेगी। विवाह के बंधन में बंधकर मनुष्य मर्यादित रहता है। वह व्यवस्था ना बन पड़ने से उच्छृंखल बनने की संभावना बढ़ेगी। संभव है विवाह के लिए आपाधापी मचे, वह प्रतिस्पर्धा भी चले जिसमें जबरन समर्थ व सशक्त अपने बाहुबल अथवा बुद्धिबल के सहारे किसी लड़की से शादी रचा ले, जैसा कि कभी राजतंत्र के सामंती युग में था। दहेज प्रथा की प्रचलित परंपरा भी उलट सकती है। संख्या कम होने पर लड़कियों की मांग बढ़ेगी, तब दहेज देने की उल्टी परंपरा भी शुरू हो सकती है। लड़के वाले को विवाह के लिए मोटी रकम भी देनी पड़ सकती है। जो उतने समर्थ नहीं होंगे उन्हें विवाहित ही गुजारा करना होगा। ऐसों की संख्या अत्यधिक होगी। यदि विकृत आकांक्षा को न बदला गया तथा भेदभाव की जड़ें न उखाड़ी गईं तो उपरोक्त प्रकार के संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। विचारशीलों का कर्तव्य है कि अपनी मान्यताओं को बदलें तथा दूसरों को भी समझाएं कि लड़के लड़की में वरिष्ठ कनिष्ठ मानने की परंपरा आज भी औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रगतिशील देशों में कहीं भी ऐसा भेदभाव नहीं बरता जाता। आरंभ से ही लड़के लड़की को समान मानने से दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां भी नहीं पनपने पाती। समय रहते सदियों से चली आ रही उस दुष्प्रवृत्ति को उखाड़ फेंकना होगा, जिसके कारण अगणित प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में भी कितनी नई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला शीर्षक है, इस सभ्य डकैती को कब तक चलने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की एक घटना की जानकारी मिली है। कोई बंधु सुना रहे थे, उनके गांव में एक शाम किसी बाराती ने घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे बजाते हुए प्रवेश किया। गांव बहुत बड़ा था और उस समय कई शादियां भी चल रही थी, इसलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि बारात किसके घर आई है। साज सजावट में हर एक बाराती के पास बंदूक थी। कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ घोड़ियों पर। दूल्हा बना बैठा व्यक्ति बड़ा फवरा था और गैस बत्तियों से जुलूस को इतना सजाया गया था कि जो भी देखता उसी कुंभ में सम्मिलित हो जाता। इतनी शान और इतने ठाट बाट से बारात किसके घर आई है, यह हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था और उत्तर देने वाला शायद के अंदाज में अपना कुछ अनुमान बता रहे थे। लेकिन ना तो यह बारात थी और ना जुलूस। असलियत का जब पता चला उस समय लगा जब जुलूस गांव के सेठ की हवेली के सामने जाकर रुका तो बंदूक का फायर हुआ। हवेली में तो ब्याह शादियों जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं दिखाई दे रही थी। अब लोगों को असलियत जानने में देर नहीं लगी। सभी सिरके पर पैर रखकर भागे। बाराती बनकर आए ये लोग डाकू गिरोह के सदस्य थे और उद्देश्य था गांव को लूटना। जिस खुलेपन से दिन दहाड़े उस गांव में प्रवेश किया वह उनकी चालाकी की और चतुरता का ही प्रमाण है। बाराती बनकर आए ये डाकू रास्ते का कोई भी व्यक्ति हटाने के लिए बिना एक भी गोली बर्बाद किए किस प्रकार आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचे। गोलियां चली तो लोग समझते रहे शादी का मौसम है। रोटने पीटने की आवाज आई तो लोग समझते रहे शादी का मौसम है और डाकू सोने चांदी के जेवरों की गठरियां बांधते रहे
तो भी ऐसे व्यक्तियों का भाव नहीं था जो देखकर यह सोचते रहे कि शादी का मौसम है। इस घटना में डाकेजनी का शिकार हुए वह परिवार बड़ी दयनीयता दुर्दशा में आ गया। जीवन भर की मेहनत से कमाई एक एक पैसे बचाकर जोड़ी गई धन संपत्ति का एक पाई भी न बचा। कितनी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी होगी उस परिवार को। बताया जाता है कि उस परिवार के मुखिया का प्राण तो दहशत के मारे ही निकल गया। बाराती बनकर आए डाकुओं की यह घटना एक और तथ्यपूर्ण स्थिति को इंगित करती है। विचारणीय है कि यह प्रश्न कि विवाह अवसर पर घोड़ी पर सवार हो बैंड बाजे और रोशनी उजाते से सजी धजी बारात में मित्र मंडली का साथ लेकर दूल्हा जब कन्या परिवार की दहलीज पर आता है और उस समय बंदूक भी चलती है, यह बात और है कि नकली का मुंह आकाश की ओर हो और उनमें केवल बारूद ही भरा हो, छर्रे नहीं हो, तो क्या वह दूल्हा किसी लुटेरे से कम लगता है? घोड़ी पर चढ़ ने बंदूक चलने, मित्रों का हुजूम साथ लेने आदि सभी स्थितियां उस समय प्रत्यक्ष डकैती बन जाती हैं जब दहेज मांग और नेकजोग में वर तथा वर परिवार के सभी सदस्यों का निशान ना घर में बिखरी हुई एक एक कील भी बन पड़ती है। सारी क्रियाएं एक जैसी हैं, बस फर्क इतना भर है कि डाकू मारपीट करते हैं और वर परिवार के लोग इतना भर करने से चुप के रहते हैं। कहीं कहीं तो वह भी हो जाता है, अन्यथा व्यंग बाण और कटाक्ष वचनों की गोलियां तो जबान की बंदूकों से निकलकर एक दूसरे को छेदती ही रहते हैं। ब्याह शादियों में दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसकी कई संतानें नेक जोग द्वारा चढ़ाई आदि कई कुरीतियों के रूप में जन्म ले चुकी हैं और प्रत्यक्ष रूप से बिना श्रम के रकम मिल रही है, तो इसके समर्थन में तर्क भी खूब दिए जाते हैं। लगता है लड़के वाले कन्या को जीवन भर अपने घर में रखने का खर्च वसूल करने के लिए ही कृत संकल्प है। कहा जाता है कि दहेज ले रहे हैं तो कौन सा अनाचार किया जा रहा है। हम उनकी बेटी को जीवन भर अपने घर रखकर पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे भी तो सही। जीवन भर का खर्च थोड़ा जोड़ा है, वह लिए गए दहेज की तुलना में अधिक ही होगा। बात सही लगती है, परंतु इसी बात का दूसरा पहलू भी विचारणीय है। माना कि कन्या पर आने वाले खर्च का हिसाब किताब अभी भी चुकता किया जा रहा है, तो कन्या की इस सेवा का मूल्य कौन चुकाएगा जो वह जीवन भर करते हुए अपनी अधिकारिणी बन जाती है। सामान्य से सामान्य रसोइया जो केवल दाल शाक ही बनाता हो, 5 व्यक्तियों का खाना बनाने के लिए 100-150 रुपए से कम नहीं लेगा। बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने, चूल्हा बुहारी करने वाली मेहरी 100-125 रुपए से कम पर क्या राजी होगी। फिर कपड़े धोने, बच्चे खिलाने और भी घर का छोटा मोटा काम जो दिन भर काम कितना ही निकलता है, इस सब का हिसाब लगाया जाए तो 400-500 रुपए महीने का बजट बनता है। लड़की के खाने पीने का खर्च और कपड़े पहनाने की कसर तो ब्याह के अवसर पर निकाल ली। अब 5-6 हजार रुपए वार्षिक का पारिश्रमिक भी तो चुकाना आवश्यक है। नहीं, उसका कोई पारिश्रमिक नहीं चुकाया जा सकता। मजदूरी का तो मूल्य है, परंतु सेवा का मूल्यांकन कर पाना असंभव है। उसका अपमान तो है ही, और उसी प्रकार जीवन भर पालन पोषण करने की बात भी दहेज का आधार सिद्ध नहीं होती। उल्टे उस परिवार का ऋणी होना चाहिए जिसने बड़े नाजो अंदाज से पाली हुई बेटी को पढ़ा लिखा कर वर परिवार के सुपुर्द किया है।